हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आप आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन। और हाँ जी हाँ, रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। एंड आई विल कीप प्लेइंग द रोल ऑफ अ बिग सिस्टर इन योर लाइफ्स। तो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी, और इनफैक्ट आप सभी लोग मेरी फैमिली ही हैं। एंड आई विल ट्राई कि हर संभव जो मैं आप सभी के साथ इस प्रेपरेशन के फेज़ में जो रोल प्ले कर सकती हूँ, आई डेफिनेटली डू दैट। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज स्नगली। स्नगली का मतलब क्या होता है? बहुत ही कंफर्टेबल वे में। एक बड़ा प्यारा ईडियम आता है इसका, स्नग एज अ बग इन अ रग। स्नग एज अ बग इन अ रग का मतलब क्या है कि आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजिशन में हो, इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। तो कोई भी इंसान स्नग एज अ बग इन अ रग है। बग का मतलब होता है कीड़ा, रग का मतलब होता है कारपेट। स्नग मीन्स बहुत आराम से पड़ा हुआ है, मतलब बहुत कंफर्टेबल है। तो इन अ वार्म, कंफर्टेबल, सिक्योर और क्लोजली फिटिंग मैनर। अच्छा, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाता है? एडवर्ब। बहुत ही कोजी वे में, कंफर्टेबल वे में, सिक्योर वे में, मतलब बड़े आराम से वहां हो। एंटोनिम्स लूज है वो चीज़, कंफर्टेबल नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो बच्चे ने बहुत ही कंफर्टेबल वे में अपने आप को एक ब्लैंकेट में रैप कर लिया जब वो बारिश को बाहर देख रहा था। बच्चे ने बहुत कंफर्टेबल हो गया। अच्छा, फ्रेजल वर्ब में क्या यूज करते हैं? स्नगल अप। सॉरी, या फिर क्या बोलते हैं? कर्ल अप। इनका मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से पड़े हुए हो, लाए कंफर्टेबल। सॉरी, बहुत ही कंफर्टेबल वे में हो। अगले वर्ड पे जाते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट दीजिए। हाँ जी, ओके। अगले वर्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अनहेराल्डेड। अनहेराल्डेड का मतलब क्या है कि वो चीज़ आपको पता नहीं थी, जिसके बारे में आप पहले आपको कोई नॉलेज नहीं मिली, आपको किसी ने बताया नहीं, तो वो चीज़ क्या है? अनहेराल्डेड। पार्ट ऑफ स्पीच। सॉरी एवरीवन, आज हाँ जी। तो व्हाट इज द वर्ड? वर्ड इज अनहेराल्डेड। अनहेराल्डेड में जिसके बारे में आपको पहले से नॉलेज नहीं है, अननोन है, अनसंग है, अननोटिस्ड है, मतलब आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। एंटोनिम सेलिब्रेटेड है, सब तारीफ कर रहे हैं, एक्लेम्ड है, सब तारीफ कर रहे हैं, रिनोन्ड है, बहुत फेमस है। तो जो अनहेराल्डेड प्लेयर था, मतलब उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी लोगों को, उसने बाकी सबको सरप्राइज कर दिया अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस से। तो पहले लोगों को पता नहीं था, लेकिन फिर उसने क्या किया? फिर उसने सबको सरप्राइज कर दिया और बहुत ही बढ़िया क्या दिया? बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी। अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो तो आप क्या बोल सकते हैं? अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो तो पास ओवर, ग्लॉस ओवर। आपने उस चीज़ को मिस आउट कर दिया है। क्या? सॉरी, मतलब आप उस चीज़ को मिस कर दो। लुक पास्ट, इसका मतलब क्या होता है?
हाँ जी, हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। लुक पास्ट का मतलब क्या होता है कि आप उसको देख नहीं पाए, मतलब फेल टू नोटिस। हाँ, हाँ जी, ब्रश ऑफ कर दिया या फिर आपने उसको क्या कर दिया, ब्रश ओवर कर दिया। इनका मतलब भी क्या होता है कि आपने वो चीज़ क्या कर दी, आपने वो चीज़ इग्नोर कर दी। अच्छा, किसी को आपने कोल्ड शोल्डर, टर्न डेफ ईयर, या फिर टर्न अ ब्लाइंड आई, या फिर गिव अ कोल्ड शोल्डर। इन सब का मतलब क्या होता है, वही चीज़ कि आपने उस चीज़ को क्या कर दिया, आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डनरी। ऑर्डनरी कैसा इंसान होता है, बहुत ही जिद्दी सा, बहुत ही चिड़चिड़ा सा जो इंसान होता है उसको ऑर्डनरी बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, बहुत डिफिकल्ट है उसके साथ डील करना क्योंकि वो बहुत जिद्दी है, वो बहुत चिड़चिड़ा सा है। कैंटैंकरस है, ट्रूसुलेंट है, इरास्केबल है, कॉलरिक है, क्रैंकी है, क्रैबी है, पेट्यूलेंट है, पीविश है। मतलब कैसा है, बहुत ही चिड़चिड़ा सा है। एंटोनिम्स, बहुत ही फ्रेंडली है, एफेबल है, बहुत ही फ्रेंडली है, कॉर्डियल है, बहुत ही फ्रेंडली है, जीनियल है, बहुत ही फ्रेंडली है, प्लासिड है, एकदम शांत है। तो जो चिड़चिड़ा सा कस्टमर था उसने स्टोर के एक्सप्लेनेशन मानने से मना कर दिया। हालांकि जो स्टोर वाले हैं बार बार उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, लेकिन उसने मानने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत ही चिड़चिड़ा सा था। ग्रम्पी है, ग्राउची है, राइट, वेरी नाइस। ग्रम्पी है, ग्राउची है, मतलब बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा सा है। अच्छा, जो लोग चिड़चिड़े से होते हैं वो क्या करते हैं, एक्ट अप करते हैं। एक्ट अप का मतलब क्या है, बहुत ही गंदी तरीके से बिहेव करते हैं, बिहेव बैडली, बहुत ही गंदी तरीके से बिहेव करते हैं, एक्ट अप। किकअप भी बोलते हैं। पिकअप का मतलब भी क्या है, क्रिएट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं लोगों के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्लेयर अप, अचानक से गुस्सा हो जाते हैं। फ्लेयर अप इज व्हाट, सडनली बिकम एंग्री। अचानक से इन लोगों को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। स्नैप एट करते हैं। स्नैप एट इज व्हाट, बहुत गुस्से से बात करते हैं। स्पीक एंग्रीली। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि ये लोग बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं। माउथ ऑफ करते हैं। माउथ ऑफ इज व्हाट, स्पीक रूडली, बहुत ही रूडली बात करते हैं। तो ये लोग बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं। अगला वर्ड है एगोनाइजिंग। एगोनाइजिंग मीन्स वो चीज़ जो बहुत दर्द दे, दर्द में भी लब मुस्कुरा जाते हैं। तो एगोनाइजिंग चीज़ क्या करती है, बहुत दर्द देती है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, कोई चीज़ बहुत दर्द दे रही है। एक्सक्रूशिएटिंग है, डिस्ट्रेसिंग है, टॉर्मेंटिंग है, टॉर्चरस है, बहुत दर्द देने वाली है। एंटोनिम्स अच्छी है भाई, कंफर्टिंग है, सूदिंग है, रिलैक्सिंग है, बढ़िया है भाई। तो फाइनल रिजल्ट के लिए इंतजार करना एक बहुत ही दर्द देने वाला एक्सपीरियंस था, बहुत ही दर्द देने वाला एक्सपीरियंस था। फाइनल रिजल्ट के लिए तैयारी, वेट करना। अच्छा, दो शब्द होते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो वर्ड था टॉर्चरस। टॉर्चरस का तो मतलब है दर्द देने वाली। दर्द देने वाली का मतलब क्या होता है, एक्सक्रूशिएटिंग, कोई चीज जो आपको बहुत दर्द दे। एक वर्ड होता है टॉर्टुअस। तो कंफ्यूज मत होता, दोनों ही वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, लेकिन टॉर्टुअस का मतलब होता है वो चीज डायरेक्ट नहीं है, घुमावदार है, सिनुअस है, सरपेंटाइन है, सर्किटस है, मियांड्रिंग है, जिगजैग है, मीन्स गोल गोल घुमावदार है। तो टॉर्चरस इस दर्द देने वाली है, एंड टॉर्टुअस इस डायरेक्ट नहीं है, गोल 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 घुमावदार है। अगले वर्ड पे अगर ट्रैवल करना, ट्रैवल करना इस आप उस इंसान को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया हुआ, आप उस इंसान की प्रोग्रेस को, उसके फ्रीडम को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। हैम्पर कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, फेटर कर रहे हो, चेन कर रहे हो,
कॉन्स्ट्रेन कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, एनकम्बर कर रहे हो, मतलब आप चाहते ही नहीं कि वो आगे बढ़े। एंटोनिम्स लिबरेट, फ्री कर रहे हो, इमेंसिपेट, फ्री कर रहे हो, फैसिलिटेट, हेल्प कर रहे हो, अनफेटर कर रहे हो, फ्री कर रहे हो। तो जब बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, इसको रेड टेपिज्म बोलते हैं। ये फ्रेज बहुत बार एग्जाम में आता है, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है? जब आपको बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन से क्या होता है? इनोवेशन रुक जाता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अच्छा, आप किसी को रोक रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? उस चीज़ को रेन इन कर रहे हो। रेन इन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल कर रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, या फिर कीप बैक कर रहे हो। मतलब आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो? आप उस चीज़ को रेस्ट्रेन कर रहे हो, आप उस चीज़ को रोक रहे हो, आप उस चीज़ को बॉक्स इन कर रहे हो। बॉक्स इन मीन्स बांध के रख रहे हो उस चीज़ को, कन्फाइन कर रहे हो, या फिर केज इन कर रहे हो। इनका मतलब भी क्या होता है कि आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। पेन इन कर रहे हो। पेन इन इज ऑल्सो वॉट? रोक रहे हो आप उस चीज़ को, चाहते ही नहीं हो कि वो चीज़ आगे बढ़े। हेम इन कर रहे हो, रोक रहे हो आप उस चीज़ को। बॉटल अप कर रहे हो। यहाँ पे किस चीज़ को रोक रहे होते हो? अपनी फीलिंग्स को। सप्रेस इमोशंस, अपने इमोशंस को रोक रहे हो बाहर निकलने से। इसका मतलब क्या कर रहे हो? बॉटल अप कर रहे हो। आप चाहते ही नहीं कि आपके इमोशंस बाहर निकले, तो इन सबका मीनिंग है रोक रहे हो, बांध के रख रहे हो। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ओटीओस। ओटीओस मीन्स बकवास, बेकारी का है, कोई काम नहीं है उसका। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव्स, कोई पर्पस नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस है। रिडंडेंट और सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा है, मतलब ज़रूरी है ही नहीं। एंटोनिम्स नहीं, बहुत यूजफुल है भाई, बहुत ज़रूरी है। इम्पेरेटिव है, ज़रूरी है भाई। क्रूशियल है, वाइटल है, मतलब बहुत ज़रूरी है। तो वो बार बार जो ऑब्जेक्शंस कर रहा था वो बेकारी के थे और उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, मतलब एकदम बकवास थे, कोई काम के नहीं। अच्छा, कोई चीज़ होती है, आप उस चीज़ को कर रहे हो लेकिन वो बेकारी का काम है, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? अ वाइल्ड गूस चेज। अब वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या है? वो चीज़ कैसी है? यूजलेस है, फ्यूटाइल है, कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। अच्छा, मुझे इम्पॉसिबल है कोई चीज़, उसके कुछ इडियम्स बता दूँ। कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं? ओशियन को बॉईल करना। क्या आज तक कोई ओशियन को बॉईल कर पाया है? नहीं। तो ओशियन को बॉईल करना कैसा है? इम्पॉसिबल है। व्हेन पिग्स फ्लाई, जब पिग्स फ्लाई करते हैं। पिग्स कभी फ्लाई करते हैं क्या? क्या है वो चीज़? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। और अ पाई इन द स्काई, पाई तो है लेकिन स्काई में का क्या उस चॉकलेट को कभी खा पाओगे? नहीं, कोई काम की नहीं है। और क्या बोल सकते हैं? अ पाइप ड्रीम, तो किसी का अगर पाइप ड्रीम होता है तो कभी पूरा नहीं हो सकता। अ स्नोबॉल्स चांस इन हेल, स्नोबॉल कभी हेल में नहीं जा सकती, हेल मीन्स नर्क में नहीं जा सकती, मतलब वो चीज़ कैसी है? कभी भी नहीं हो सकती, मीन्स नॉट, इट्स नॉट हैपनिंग, इट विल नॉट हैपन। चेजिंग द रेनबोज, वेरी नाइस। कोई कभी रेनबो को पकड़ पाया है क्या? कभी नहीं पकड़ा। बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, हवा में महल कभी बन पाए हैं क्या? मीन्स इट विल नॉट हैपन, वो चीज़ कभी भी नहीं हो सकती। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्यूटेटिव। लास्ट में आई वी लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव। प्यूटेटिव मीन्स आपको लग रहा है वो सही है, हालांकि अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि सही है या नहीं, बट आपको लग रहा है वो सही है। बिलीव्ड और सपोज टू बी ट्रू, हालांकि अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। प्रिज्यूम्ड, परपोर्टेड, ऑस्टेंसिबल, मतलब आपको ऊपर ऊपर से लग रहा है कि वो चीज़ सही होगी। एंटोनिम्स नहीं, प्रूव हो चुकी है भाई, स्टैब्लिश्ड है, ऑथेंटिकेटेड है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है सही होगी और यहाँ पे वो चीज़ प्रूव हो चुकी है। तो साइंटिस्ट को जो लग रहा था कि वो चीज़ सही होगी, इससे बहुत अटेंशन गया उसके ऊपर, जब उसको रिसर्चर्स वेरीफाई कर पाए उससे पहले। तो रिसर्चर्स ने वेरीफाई नहीं किया था, बस साइंटिस्ट को लग रहा था वो सही होगा, तो सब लोगों का ध्यान उस पर चला गया। तो मतलब आपको लग रहा है कि वो चीज़ कैसी होगी? वो चीज़ सही होगी। अच्छा, प्रूवन है मतलब ट्रू है, तो मुझे बताना ट्रू वर्ड का रूट वर्ड क्या होता है?
ट्रू वर्ड का एक बड़ा प्यारा रूट वर्ड होता है एंड दैट इज वेर। तो वेर रूट वर्ड का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ एकदम सच है। तो बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड बनता है वेरिटी। वेरिटी का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ एकदम सच है। फिर एक बनता है वेरिटेबल। इसका मतलब भी क्या होता है कि वो चीज़ कैसी है, ट्रूथफुल है। फिर एक वर्ड बनता है वेरीफाई करना। आप उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हो, मतलब आप उस चीज़ को चेक कर रहे हो कि वो सही है या नहीं। फिर एक वर्ड बनता है वेरासिटी, मतलब उस चीज़ के अंदर कितनी सच्चाई है, कितना ट्रूथ है उस चीज़ के अंदर। फिर एक वर्ड बनता है वेरिसिमिलिट्यूड। वो कैप प्रोडिजी है सभी के पास, तो वो कैप प्रोडिजी के अंदर एक रूट वर्ड्स वाला चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। वो सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उससे आपको ये सारे के सारे रूट वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। वेरिसिमिलिट्यूड का मतलब क्या है कि आपको ऊपर ऊपर से लग रहा है वो चीज़ सच है, वो चीज़ ट्रू है। फिर एक वर्ड बनता है वर्डिक्ट। जज का जो जजमेंट होता है वो क्या होता है, वर्डिक्ट। मतलब वो भी हमेशा सच होता है, जज का जजमेंट हमेशा सच है, वर्डिक्ट। तो उसमें आप देख रहे हो कि सारे वर्ड्स में वेर है और कुछ ना कुछ ट्रू या ट्रुथ से रिलेटेड है। तो रूट वर्ड्स हमको सारे पता होने चाहिए। 220 रूट वर्ड्स होते हैं वो कैप प्रोडिजी चैप्टर 1। वो सारे के सारे रूट वर्ड्स और उनसे लगभग 3000 से 4000 वर्ड्स बनते हैं, वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू मीन्स आप उस वर्ड का मीनिंग क्या समझ रहे हो, उसको क्या इंटरप्रेट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो आप किसी चीज़ का मीनिंग कैसे समझ रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, इन्फर कर रहे हो, कैसे आप उस चीज़ को समझ रहे हो, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, आप उस चीज़ को कैसे समझ रहे हो। एंटोनिम्स गलत समझ रहे हो, गलत मीनिंग निकाल रहे हो, गलत समझ रहे हो। तो उसका जो साइलेंस था उसको कैसे समझा गया कि उसका डिसएग्रीमेंट है, मतलब वो उस चीज़ को नहीं मान रहा है, तो उसके साइलेंस को माना गया कि वो क्या है, डिसअग्री कर रहा है, वो उस चीज़ से अग्री नहीं है। तो कॉन्स्ट्रू मीन्स समझना। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है एंड दैट इज एप्रीहेंड। एप्रीहेंड शब्द के ना बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो एक बार समझते हैं इस चीज़ को। एप्रीहेंड, एक एप्रीहेंड का मीनिंग तो वही है जो कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग होता है। कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे समझ रहे हो। तो एप्रीहेंड का भी वही मीनिंग होता है कि आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ को कैसे समझ रहे हो, मतलब अंडरस्टैंड कर रहे हो या फिर कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो। उस केस में एप्रीहेंड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये शब्द आपका वर्ब होता है। फिर दूसरे केस में भी एप्रीहेंड वर्ब होता है, उसका मतलब होता है आपने किसी को पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है, या फिर आपने उसको कैप्चर कर दिया है, या फिर आपने उसको जेल में डाल दिया। जेल में डालने का वर्ड क्या होता है, इनकार्सरेट कर दिया। इनकार्सरेट करने को क्या बोलते हैं, पुट बिहाइंड बार्स। आपने उसको इम्प्रिजन कर दिया है, मीन्स जेल में डाल दिया। फिर तीसरा इसका मीनिंग होता है, तब भी ये वर्ब होता है, इसका मतलब है आपको उस बारे में, उसके बारे में नॉलेज मिल गई है, आप उस चीज़ को लेके अवेयर हो गए हो। बिकम अवेयर ऑफ, आपको उस चीज़ की नॉलेज हो गई है। फिर एक और वर्ब होता है, मतलब हाँ, उसका मीनिंग क्या होता है कि आपको एक तरीके से डर लग रहा है किसी चीज़ का, फियर, कि आपको डर लग रहा है, आपके अंदर एक डर पैदा हो गया है। और एक आखिरी मीनिंग होता है आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज़ होगी, हाँ, एंटिसिपेट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो। और जनरली नेगेटिव चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो एप्रीहेंड वर्ड के आपके 5 मतलब होते हैं, और पांचों वर्ड्स में एप्रीहेंड जो होता है वो वर्ब होता है। पहला मतलब किसी चीज़ को समझना, दूसरा किसी को जेल में डालना, तीसरा किसी चीज़ की नॉलेज होना, चौथा किसी चीज़ से डरना, और पांचवा किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना या प्रिडिक्ट करना। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्ट्रासाइज करना। ऑस्ट्रासाइज करना मीन्स आपने बाहर निकाल दिया किसी को। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, बाहर निकाल दी मैं तुझे घर से। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, तो जानबूझ के किसी को बाहर निकाल दिया, शन कर दिया, एलिनेट अकेला कर दिया, प्रोस्क्राइब कर दिया, बैन कर दिया, मीन्स बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया। एंटोनिम्स एम्ब्रेस कर लिया, अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, इंक्लूड कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, वेलकम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अपना लिया। तो वर्क प्लेसेस जो है एम्प्लॉयज़ को इसलिए ना निकालें क्योंकि उनके अलग ओपिनियंस हैं। तो अगर एम्प्लॉयज़ के ऐसे ओपिनियंस हैं जो डिसअग्रीमेंट दिखा रहे हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को इसलिए नहीं निकालना चाहिए। कोई और रीज़न हो तो चलो निकाल दो, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ओपिनियंस अलग है, इसके लिए निकालना बहुत ही गलत चीज़। चलो, अगर आप किसी को अलग कर रहे हो तो कट ऑफ, या तुम आजकल इतना कट ऑफ क्यों हो गए हो, कट ऑफ मीन्स इतना अकेला अलग अलग से क्यों हो गए हो।
कट आउट, किसी को आपने कट आउट कर दिया मतलब एक्सक्लूड कर दिया, उसको क्या कर दिया, निकाल दिया, लीव आउट कर दिया या फ्रीज आउट कर दिया। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आपने उस इंसान को क्या कर दिया, निकाल दिया, ब्लॉक आउट कर दिया। कीप आउट, अंदर एंटर ही नहीं करने दे रहे हो। बार फ्रॉम, अलाउ ही नहीं कर रहे हो। सबका मीनिंग क्या है कि आप उस इंसान को बाहर कर रहे हो, आप उस इंसान को अलाउ नहीं कर रहे। अगले वर्ड पे आते हैं क्लीव करना, मीन्स कट कर देना। आपने किसी चीज को काट दिया है, क्लीव कर दिया है। एक्शन की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, तो किसी भी चीज को कट कर देना। इसका एक और मतलब होता है आप किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, उसको भी क्लीव करना बोलते हैं। वैसे जो जनरली यूज मीनिंग है वो कट करना है, स्प्लिट करना, सीवर करना, दोनों। और तीसरा मीनिंग क्या है, अडियर मीन्स आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा उसको फॉलो कर रहे हो। तो दोनों मतलब होते हैं, कट करना भी और किसी चीज को फॉलो करना। कट करने को चॉप करना भी बोलते हैं ना, चॉप कर दिया। एंटोनिम्स यूनाइट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और इसका मीनिंग, इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो, एक सेकंड, डिटैच नहीं, अटैच, अटैच कर दिया। इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, आप उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप उस चीज को डिफाई कर रहे हो। डिफाई मीन्स उस चीज के खिलाफ। तो यूनाइट किया, ज्वाइन किया, अटैच किया, ये एंटोनिम्स हो गए। और डिफाई किया मीन्स आप उस चीज के खिलाफ। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक हैमर को यूज किया उस पुराने पत्थर को तोड़ने के लिए, दो पीसेस में। तो पत्थर को तोड़ने के लिए उसने क्या किया, एक हैमर का यूज किया। तो क्लीव का मतलब क्या हो गया, तोड़ना। और दूसरा मतलब क्या हो गया, किसी भी रूल को फॉलो करना। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? एक थम्स अप दे देंगे सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, जितने लोगों को मजा आया आज की वोकैबुलरी पढ़ने में। एवरीवन विल गिव मी अ थम्स अप। द हिडन स्ट्रेंथ, जो छुपी हुई ताकत है, एक अनहेराल्डेड में, जिसके बारे में लोग जानते नहीं है, उस ड्रीमर की। तो आज की कहानी में आज के आपके 5 वर्ड्स हैं और कल की क्लास के भी 5 वर्ड्स एडेड है। चलो देखते हैं सारे के सारे वर्ड्स का क्या क्या मीनिंग है। चिराग एक अनहेराल्डेड, अनहेराल्डेड का मतलब क्या है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, मीन्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड कह सकते। ड्रीमर था एक छोटे से शहर का, जिसके एम्बिशंस को कोई नोटिस नहीं करता था और जिसकी जो खुशियां, जो कोशिशें थी, वो एक स्माइल के पीछे छुपी हुई थी। वो बहुत ही कंफर्टेबली, स्नगली मीन्स कंफर्टेबली रहता था अपनी फैमिली के साथ। बट डीप इनसाइड उसे पता था कि बहुत ज़रूरी है उसके लिए, इनकम्बेंट मीन्स इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक ऐसी ज़िंदगी बनाए जो उसका पोटेंशियल दिखाए। तो एक बार तो उसने, बहुत बार उसने सोचा कि वो अपने आप को सेक्यूलर मीन्स आइसोलेट कर लेता है डिस्ट्रैक्शन से और फोकस करता है अपने गोल्स पे। परसुएंट मीन्स फॉलोइंग, उसने फॉलो किया एक स्ट्रिक्ट रूटीन, वो रोज़ पढ़ा, अपनी स्किल्स इंप्रूव करी और उसने लेट नहीं करने दिया फेलियर की उसकी प्रोग्रेस को ट्रैवल करे, मतलब रोके, दबा दे। कुछ लोगों को जो उसका ड्रीम था वो क्या लग रहा था, प्यूटेटिव लग रहा था। प्यूटेटिव का मतलब क्या है कि उनको ऐसा लग रहा था, ऑस्टेंसिबल लग रहा था, सीमिंग टू बी ट्रू, ऊपर ऊपर से लग रहा था सच हो जाएगा। उनको ऐसा लगता था कि उसकी जो सक्सेस, लेकिन वो वेरीफाई नहीं होगा। प्यूटेटिव में जो चीज़ आपको सच लग रही है बट वो वेरीफाइड नहीं है। तो ऐसा लगता था उनको कि सिर्फ इमेजिनेशन में है, लेकिन बाकी लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा ऑर्डनरी हो गए थे, मतलब बहुत रूड हो गए थे, बहुत चिड़चिड़े से होके बात करते थे जब भी वो अपने प्लान्स के बारे में बात करता था। चिराग कभी उनसे आर्ग्यू नहीं करता था, वो हर डाउट को फ्यूल बनाता था और अब हर फेलियर को डिसिप्लिन बनाता था। बहुत सालों की मेहनत के बाद उसको एक वेरिटेबल मीन्स जेन्युइन एक सक्सेस मिली जब उसका एग्जाम क्लियर हुआ जिसके लिए वो तैयार कर रहा था। रिजल्ट से वो बहुत ज़्यादा ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी से भर गया। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली इसने प्रूव किया कि अगर आप डिटरमाइंड हो तो पब्लिक की तारीफ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चिराग की जर्नी ने बताया कि आपका जो सपना है वो छोटा नहीं रहता जब आप गिव अप करने से मना कर देते हो। तो द पॉइंट इज व्हाट, डोंट एवर गिव अप। कभी भी गिव अप मत करो, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। कितने लोग सारे वर्ड्स का मीनिंग बता पाए थे? तो ट्रू स्ट्रेंथ धीरे से ग्रो करती है, लगातार मेहनत करोगे तो आपका सपना भी अचीव हो जाएगा। बट उसके लिए ज़रूरत क्या है, कंसिस्टेंट एफर्ट की। कंसिस्टेंट मीन्स लगातार एफर्ट की, बिना रुके मेहनत की। ये सारे के सारे वर्ड्स आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ोगे। इट्स टाइम फॉर फिल इन द ब्लैंक्स नाउ। चलिए, ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स डिस्कस देम, देखते हैं क्या क्या स्कोर्स रहे। ग्रुप को किसी को बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि उनका अलग ओपिनियन है, बाहर निकालना इज 9। पुराना रूल बेकार हो गया, बेकार हो गया मीन्स 6 जब नई पॉलिसी आई। ज़रूरी है हर एम्प्लॉय के लिए कि वो ऑफिस रूल्स को फॉलो करे 1। बच्चे जो है बहुत खुशी के साथ चिल्लाए जब उनको अच्छी न्यूज़ मिली 4। मेरे शब्दों को गलत मत समझो, कॉन्स्ट्रूमी समझना, तो मेरे शब्दों को गलत मत समझो। तो 9, 6, 1, 4 एंड 8। अगले पर आ जाते हैं। न्यू रूल्स के हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से का मतलब क्या, पर्सन उन रूल्स को फॉलो करते हुए पहले नंबरिंग दे देते हैं। 3। तो जो एक छोटी सी लाइब्रेरी थी वो एक जगह बन गई शांति की फॉर सीरियस रीडर्स। तो क्या बन गई, प्लेस बन गया, सेक्लूड परसुएंटली वेरिटेबल, जेन्युइन प्लेस बन गया कह सकते हैं ना, और तो कुछ भी लग नहीं रहा। तो वेरिटेबल मीन्स जेन्युइन प्लेस बन गया। द डैश विनर वॉज अनाउंस्ड, विनर को अनाउंस किया गया। कौन सा विनर था वो, किस तरह का विनर था वो, एडजेक्टिव ही आएगा ना, ये सब तुम कर चुके हैं। हाँ, प्यूटेटिव विनर, प्यूटेटिव मीन्स जो लग रहा था सच है वो जीत जाएगा, वो एक्चुअल में जीत भी गया। नहीं, फाइनल रिजल्ट कंफर्म होने से पहले, मतलब वो लग रहा था, फाइनल रिजल्ट तो कंफर्म ही नहीं होता, मतलब जो लग रहा था उसको अनाउंस कर दिया, राइट, प्यूटेटिव। उसने सोचा कि वो अपने आप को सोशल मीडिया से दूर कर लेगी। डिफिकल्ट टाइम्स में भी वो अपने प्रिंसिपल्स को पूरी तरीके से क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। तो डिफिकल्ट टाइम्स में भी वो, इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, हाँ, फॉलो करना, एडहियर करना, क्लीव। क्लीव के 2 मतलब थे ना, एक तो मतलब था तोड़ना और एक मतलब था फॉलो करना, तो यहाँ पे फॉलो करने वाला आ गया। तो आंसर वॉज 3, 5, 7, 2 एंड 10। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के, मज़ा आया करने में? इससे वोकैबुलरी का में यूसेज भी पता लग जाता है और हमारे वर्ड्स भी रिवाइज हो जाते हैं। चलिए, एक्सटेम्परी, इसको इम्प्रॉम्प्टू भी बोलते हैं। आपको अचानक से एक स्पीच देनी है और आपको कोई तैयारी करने का टाइम नहीं दिया गया, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पररी या फिर इम्प्रॉम्प्टू, और स्पीच डिलीवर्ड बिना कोई तैयारी के। फ्लोरिस्ट, जो फ्लावर्स को बेचता है। हाइपोकॉन्ड्रियाक, जिसको लगता है मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये बीमारी है, कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए, कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक, जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है बीमारियां होने की। पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलता है। ऑन फुट, यहाँ से बहुत बार ग्रामर का क्वेश्चन भी आता है, लिख देते हैं बाय फुट और पूछते हैं क्या एरर है, तो हमेशा याद रखना, आप अपने पैरों से नहीं चलते हो, पैरों पर चलते हो, तो इट इज ऑन फुट। फ्रेजल वर्ब्स, लेट इन, किसी को अलाउ करो, कोई बात नहीं, आई विल लेट यू इन, मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा अंदर आने के लिए। लेट इन टू, इसका मतलब क्या है कि चलो ठीक है तुम अंदर जा सकते हो, तो सिक्योरिटी गार्ड ने हमको बिल्डिंग में अंदर जाने दिया, तो लेट इन टू का मतलब क्या है, किसी को अलाउ करो कि चलो तुम अंदर चले जाओ। लेट ऑफ, मतलब उसको अपने पनिशमेंट से रिलीज कर दिया, तो किसी के ऊपर कोई पनिशमेंट आपको देना था, आपने उसको रिलीज कर दिया, लेट ऑफ कर दिया। लेट ऑन, किसी का सीक्रेट आपने बता दिया तो उसने वो सीक्रेट नहीं बताया, तो लेट ऑन मीन्स सीक्रेट बता देना। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, स्लीप थ्रू, इसका मतलब क्या है कि आप पूरे इवेंट में सोते ही रहे, आप उठे ही नहीं, यू स्लेप्ट थ्रू इट। कैच अ फ्यू विंग्स, छोटी सी आपने नींद ले ली। स्लीप लाइक अ टाइगर, बहुत गहरी नींद में सो रहे हो। स्लीपिंग पिल तो सभी को पता है जिससे नींद आती है। आउट फॉर द काउंट, इसका मतलब क्या है कि आप बहुत गहरी नींद में, तो आउट फॉर द काउंट, बहुत गहरी नींद में हो। स्लीप लाइक अ टाइगर, बहुत गहरी नींद में हो, इसमें आपने छोटी सी झपकी मारी है, इसमें आप सो रहे हो पूरे इवेंट में, और ये नींद वाली दवाई। ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। मज़ा आया आज की स्टोरी पढ़ने में, आज का वोकैबुलरी करने में? येस और नो? एक रिक्वेस्ट करूंगी, आज तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो रक्षाबंधन मना रहे हैं, बट फिर भी जितने बच्चे सेशन देख रहे हैं, 2600 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, और जितने बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरी वन विल लाइक द सेशन, तुरंत की तुरंत। चलिए, आज का जो आर्टिकल हमने लिया है वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस से लिया है। स्टैंडर्ड्स नॉट बैरियर्स, बैरियर्स में रुकावटें नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। चलिए, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि आज रक्षाबंधन है तो यस ऑफिसर पे, यस ऑफिसर की एप्लीकेशन की तरफ से आपको 2499 में आज के दिन कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो जितने ही बच्चों को कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करनी है, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सबकी तैयारी करनी है,
इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग आज का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, बिकॉज रक्षाबंधन की वजह से आज का जो ऑफर चल रहा है दैट इज 2499 में आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश लेना है तो आपको सिर्फ 1400 में मिल जाएगा, ओनली इंग्लिश। हम आपने रक्षाबंधन नहीं बनाया, आज बना लेंगे बेटा। अभी तो पूरा दिन बाकी है। चलिए रीडिंग करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। हाँ जी, अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो जो हमारे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनका जो प्रपोजल है, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव है, तो पीयूष गोयल जी का जो प्रस्ताव है कि ईज कर दिया जाए, ईज का मतलब क्या, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो अब पूरी की पूरी करनी पड़ेंगी, जो ज़रूरत की फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाए हाईटेक कंपनीज के लिए। ये हाईलाइट करता है, ये जोर डालता है एन अनइंटेंडेड चैलेंज, एक ऐसा चैलेंज जो हमने चाहा नहीं था। अनइंटेंडेड मीन्स अनचाहा। तो एक ऐसा चैलेंज आ रहा है इंडिया की पॉलिसी में। सरकार सोच रही है कि छूट दी जाए। एग्जाम्पशन का मीनिंग क्या होता है, छूट। तो सरकार सोच रही है कि वो छूट दे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के लिए और वो कंपोनेंट्स के लिए जो ज़रूरत है हमें, जिनकी ज़रूरत है हमें, जिससे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को बना पाएंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। आफ्टर जापानीज सेमीकंडक्टर, जापान की जो सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज हैं, उन्होंने चिंताएं जताई हैं कि जो सर्टिफिकेशन के रूल्स हमने बनाए हैं वो उनके लिए बहुत हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। द मूव इज सिग्निफिकेंट, मूव मीन्स स्टेप। ये जो स्टेप है, ये जो कदम है, वो सिग्निफिकेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रूल्स बनाए गए थे जिससे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इनकरेज हो, हम अपनी कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चर करें और इंपोर्ट्स के ऊपर अपना डिपेंडेंस कम करें, वो जो है अब रोक सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स रोक सकते हैं अगला फेज मेक इन इंडिया। 2022 में हमारी लड़ाइयाँ हुई थी चाइना के साथ, उसके बाद इंडिया ने क्वालिटी और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया था बहुत सारे सामानों के लिए। ऑब्जेक्टिव मीन्स मकसद, वॉज नॉट ओनली, मकसद ना केवल ये था कि हम इंश्योर करें, हम गारंटी करें सेफ्टी और क्वालिटी को, बल्कि मकसद ये भी था कि हम अपॉर्चुनिटीज लाएं, अवसर बनाएं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कि हमारी इंडियन कंपनीज जो है कॉम्पीट कर सकें इम्पोर्ट्स वाली कंपनी, मतलब इम्पोर्ट्स के साथ जो हम सामान बाहर से लेते हैं, और हम डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स बना सकें, हमारी कंट्री के अंदर ही सामान बने और जाए। डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, हमारी कंट्री के अंदर जो कंपनीज हैं उनके लिए टाइटर स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, तो उनको एक एडवांटेज मिलता है, उनको एक फ़ायदा मिलता है जब वो बड़े बड़े सप्लायर के साथ कॉम्पीट कर रही होती है। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि हमारी सरकार ने ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे बाहर की कंपनीज के लिए, जिससे कि हमारी अपनी कंपनीज को कुछ फ़ायदा हो, वो कॉम्पीट कर पाए। लेकिन अब बाहर की कंपनीज कह रही हैं कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है, और अगर हमने वो सामान इंपोर्ट नहीं किया तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सरकार क्या सोच रही है कि कुछ कुछ चीज़ों को छूट दे दें। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बाहर के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको इंडियन स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ रहा था, इंडियन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ रहा था एंड कंप्लीट सर्टिफिकेशन प्रोसेस, और उनको सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी पूरा करना पड़ रहा था बिफोर एक्सेसिंग द मार्केट। एक्सेसिंग का मतलब क्या, एंट्री, मार्केट को यूज करने से पहले, मार्केट में एंट्री लेने से पहले उनको ये सारी चीजें करनी पड़ रही थी। जबकि जो डोमेस्टिक फर्म्स थी, जो हमारी इंडिया के अंदर की कंपनीज थी, जिनके पास ऑलरेडी वो कैपेबिलिटीज थी, वो बेनिफिट कर पा रही थी। बाहर वालों को तो रूल्स फॉलो करने हैं, सर्टिफिकेशन लेना है, अंदर वालों को कुछ करना नहीं है, तो उनको फायदा मिल रहा था। तो ये जो कदम थे, ये सपोर्ट कर रहे थे जो बड़ा हमारा मकसद था कि हमें चाइना के इंपोर्ट्स कम करने हैं। तो हमारा जो डिपेंडेंस है चाइनीज इंपोर्ट्स में, हमें उसे कम करना है, तो इसमें हमको हेल्प मिल रही थी। लेकिन जो सेम अप्रोच है, लेकिन यही अप्रोच ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गई, मतलब हमारे लिए नुकसानदायक हो गई, जब रेगुलेटेड प्रोडक्ट जो है, जब हम जो सामान खरीद रहे हैं वहां से, या जिस सामान पे रूल्स रेगुलेशंस लगा रहे हैं, वो एक फिनिश्ड गुड नहीं है जो इंडियन मार्केट में आ रहा है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो एक मशीन है, वो कोई कंपोनेंट है, या वो कोई इक्विपमेंट है जिसको फैक्ट्री बनाने के लिए चाहिए। अब मान लो इंडियन कंपनी को कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, उसके लिए उन्हें कोई रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल चाइना से आना है। अब चाइना से सामान आने में तो दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उनको सर्टिफिकेशन भी लेना है, रूल्स भी फॉलो करने हैं, तो इसकी वजह से हमारी इस फैक्ट्री को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सरकार ने तो ये किया था अपनी फैक्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन इसका उल्टा भी हो गया। तो डिस्टिंक्शन जो है, ये जो हम डिफरेंस कर रहे हैं कि फाइनल प्रोडक्ट है या नहीं, या फिर रॉ मटेरियल है, ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इंडिया अब चाहता है कि वो आगे बढ़े, सिर्फ असेंबली ना करे, सिर्फ हम सामानों को इकट्ठा ना करें, हम सिर्फ सामानों को रॉ मटेरियल्स खरीद के मशीन में ना कन्वर्ट करें, हम इन सब चीज़ों में भी आगे बढ़ें, हम सेमीकंडक्टर्स में भी काम करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम करें, प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग भी करें। प्रिसिशन मीन्स बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग है ये, और एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने यहाँ बनाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम करें। दुनिया भर में जो कंपनीज हैं वो डिपेंड करती हैं, बहुत ही स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं, बहुत ही ऐसे बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह होती हैं जिसका कोई भी डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं होता, मतलब हमारी कंट्री के अंदर वो बनती ही नहीं है। तो अगर हम ऐसे इक्विपमेंट पे सर्टिफिकेशन वाला रूल डालेंगे उन प्रोडक्ट्स के लिए जो बनाया गया था, जो इंडियन मार्केट में बेचे जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोजेक्ट डिले होंगे और इन्वेस्टमेंट भी डिस्करेज होगा। तो ऑथर ने कितनी अच्छी बात बोली, आपको रूल बनाना है ना, तो आप उनके लिए रूल बनाओ जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो सामान बेचने के लिए आ रहे हैं। आप रूल उसके लिए मत बनाओ कि अगर कोई मशीन ले रहा है बाहर से अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए, या कोई इक्विपमेंट ले रहा है बाहर से अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए, उस पर वो रूल मत लगाओ। नहीं तो क्या होगा, फैक्ट्री में कॉस्ट बढ़ेगी, फैक्ट्री का प्रोजेक्ट डिले होगा और लोग इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। तो आप ऐसे इक्विपमेंट को सर्टिफिकेशन करने में मत डालो, ठीक है, आप जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उसके लिए डाल दो, बट बीच का जो रॉ मटेरियल है, बीच की जो मशीन है, बीच का जो इक्विपमेंट है, उसको इस चीज में नहीं डालना चाहिए, ऐसा ऑथर ने बोला। पैसेज समझ आ रहा है सभी को, एवरीवन? चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, एट द सेम टाइम, चलो सेम टाइम पे अगर हमने सारे रूल्स को ही त्याग दिया, सारे रूल्स ही हटा दिए मान लो उन चीज़ों पे, तो इससे क्या होगा, क्वालिटी कमजोर हो जाएगी, अंडरमाइन इज वीकन। तो अगर हमने सारे के सारे रूल्स ही हटा दिए एक साथ, तो इससे क्या होगा, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो खराब हो जाएंगे, और इससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी डिसएडवांटेज होगा जिन्होंने इन्वेस्ट किया है अपनी कैपेबिलिटीज में। तो सारे रूल्स भी मत हटा देना। तो इसलिए सरकार ने क्या सोचा, इसलिए सरकार को एक बहुत ही न्यूआंस मीन्स बारीकी वाला, डिटेल्ड, बारीकियों में एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो अलग अलग करेगा फिनिश्ड प्रोडक्ट को, फाइनल के सामान को, और जो इनपुट चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इंडियन सरकार को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें फाइनल प्रोडक्ट अलग हो और जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट है फैक्ट्रीज के लिए, वो अलग हो। इट मस्ट ऑल्सो इंश्योर
सरकार को इस बात की भी गारंटी लेनी पड़ेगी कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो एक प्रॉक्सी ना बन जाए। प्रॉक्सी मीन्स किसी की जगह काम करने वाले को प्रॉक्सी बोलते हैं। तो ये जो रूल्स हैं, आप एक प्रॉक्सी ना बना दो प्रोटेक्शनिज्म की, कि हमें तो अपनी कंट्री को ही आगे बढ़ाना है, बाकियों से हमें ट्रेड ही नहीं करना। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप रूल्स इतने स्ट्रिक्ट कर दो कि आप प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी फॉलो करने लग जाओ, अपनी कंट्री को ही फोकस करो, बाहरी कंट्री से ट्रेड कम कर दो। पर्टिकुलरली कहाँ पे, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, जहाँ पे सरकार सामान लेती है, जहाँ पे बहुत सारे जब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं और इंडियन कंपनीज के लिए इंसेंटिव कमज़ोर हो जाता है कि वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो गोयल जी का जो इंटरवेंशन है, गोयल जी ने जो बीच में आके बात बोली है, इसको हमें कैसे देखना चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक अवसर है कि हम इवैल्यूएट करें अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को और बड़े लेवल पे। इंडिया अब आगे बढ़ रहा है, हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट तो कर ही रहे हैं, बट उससे आगे हम किस चीज़ में बढ़ रहे हैं कि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं सोफिस्टिकेटेड मीन्स हाईटेक, एडवांस्ड। हम बहुत ही एडवांस्ड दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से इवॉल्व होने चाहिए, उसके हिसाब से डेवलप होने चाहिए। अल्टीमेट मीन्स फाइनल, फाइनल मकसद हमारा क्या है? फाइनल मकसद एकदम सिंपल है कि जो रूल्स रेगुलेशंस हम बना रहे हैं उससे हेल्प होनी चाहिए कंपनीज की, ना कि उनके लिए मुश्किल होना चाहिए। तो ऑथर ने पूरे पैसेज में क्या बोला कि रूल्स रेगुलेशंस आसानी बनाने के लिए, मुश्किलें क्रिएट करने के लिए नहीं है। अगर रूल्स रेगुलेशंस कहीं मुश्किलें क्रिएट कर रहे हैं तो उन रूल्स को चेंज हमें करना चाहिए। पैसेज समझ आया सभी को? येस और नो माय चैंपियंस? एक बार थम्स अप दे देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जितने बच्चों को पैसेज समझ में आया है। चलिए आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए
लेट्स डिस्कस इट। इनमें से कौन सा है जो हम निकाल सकते हैं कि क्या मकसद था इन रूल्स को स्ट्रिक्ट बनाने का। पॉलिसी इसलिए बनाई गई थी कि जो क्वालिटी अश्योरेंस है वो भी मिले और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प भी मिले। सही बात है। जो कदम था उसका मकसद था कि फॉरेन कंपनीज उन सेक्टर्स में ना एंटर करें जिसमें इंडियन प्रोड्यूसर्स ने ऑलरेडी अचीव कर लिए। नहीं, एंटर करने में प्रॉब्लम नहीं, प्रिवेंट नहीं कर रहे हम एंट्री को मुश्किल में बना रहे हैं। तो बी इज इनकरेक्ट, हम एंट्री को रोक नहीं रहे हैं, एंट्री को प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, हम एंट्री को मुश्किल बना रहे हैं। सर्टिफिकेशन रूल जो है वो कनेक्टेड था कि उसका ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया जो है चाइनीज सप्लाई चेन पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। बिल्कुल सही बात है। आंसर इज बी, बोथ ए एंड सी। तो हमें चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है और दूसरी बात हमारी कंपनीज को फायदा हो, इसलिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए थे। इनमें से कौन सा है जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो सर्टिफिकेशन है ये नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर हम इसको इक्विपमेंट पे लगाएंगे। तो ऐसे जो इक्विपमेंट है बहुत जरूरी होते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाने के लिए। ये कंजम्पशन के लिए नहीं होते हैं, ये हमारी इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए ही होते हैं। सही बात है। सर्टिफिकेशन प्रोसीजर की वजह से थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रोजेक्ट डिले हो जाता है जब मशीनरी अनअवेलेबल होती है। सही बात है। हमारे यहाँ वो मशीन है नहीं है, हमें बाहर से मंगानी है वो मशीन। बाहर से मंगाने में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो प्रोजेक्ट क्या होगा, डिले भी हो जाएगा और महंगा भी हो जाएगा। फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स जो है स्पेशलाइज मशीनरी के, वो कम केपेबल हैं इंडियन क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने में। तो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स इनहेरेंटली मींस नेचुरली खुद से ही कैपेबिलिटी कम है उनके अंदर, ऐसा तो ऑथर ने कहीं नहीं दे रखा। आंसर इज डी, बोथ ए एंड। इनमें से कौन सा कंक्लूजन है जो आप निकाल सकते हो सरकार का जो कंक्लूजन है पॉलिसी को लेके। अगर हमने पूरी तरीके से सर्टिफिकेशन हटा दिया तो इससे नुकसान होगा हमारी कंपनीज को जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है इतना ज्यादा। सही बात है। पूरी तरीके से रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं हटाने हैं। अगर पूरी तरीके से सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हटा दी तो हमारी कंपनीज को बहुत नुकसान होगा। अगर हमने मेंटेन करा सब चीजों को, हमने सब कुछ भी नहीं हटाया अगर और कोई चेंज नहीं किया तो इससे क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा इंडिया की कोशिश, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट्स हमारे यहाँ आए। तो अगर हमने क्या किया, अगर हमने सारे के सारे रूल्स को बना के रखा, कोई भी रूल हटाया नहीं, तो बाहर से लोगों का आना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे रूल्स हटाने में भी प्रॉब्लम है और सारे रूल्स रखने में भी प्रॉब्लम है। पैसेज कहता है कि जो रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि रूल्स रेगुलेशन में जो चेंजेस हैं उसके साथ हमें प्रोटेक्शन लगाना चाहिए। हमें सिर्फ ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने कोई भी सारे रूल्स हटा दिए। तो हमें सारे रूल्स नहीं हटाने हैं, हमें रूल्स को रखना भी है और रूल्स को फ्लेक्सिबल भी रखना है। तो सारे रूल्स हटाने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड डीरेगुलेशन मत करो। इसका मतलब होता है सारे रूल्स मत हटाओ, रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, रूल्स को चेंज करो और साथ साथ प्रोटेक्शन भी रखो उसमें। बिल्कुल सही है, सारे के सारे सही थे। तो आंसर वाज डी, ऑल ए, बी एंड सी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पैसेज कहता है कि जो सरकार का प्रोक्योरमेंट है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए फॉरेन सप्लायर्स पे, जिससे कि जो इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाए। हाँ, तो ऑथर ने इस बात को बोला था कि ऑथर ने इस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट वाली बात को तो बोला था। क्या बोला था ऑथर ने गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट वाली बात को? एक बार पैसेज पे आके देखते हैं। हाँ, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में अगर हमने रूल्स को बहुत स्ट्रिक्ट किया तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी और कंपनीज के लिए इंसेंटिव कम हो जाएगा, ये ऑथर ने बोला था। तो इसका मतलब क्या हम ये चीज निकाल सकते हैं इससे कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए? नहीं, पूरे पैसेज में ऑथर ने एक ही बात बोली है कि भाई स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ। पैसेज ने पूरे पैसेज में चीख चीख के बोला है कि ज्यादा स्ट्रिक्ट मत करो और यहाँ लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्ट करो। बिल्कुल ही गलत है। जो क्वालिटी रेगुलेशंस को स्ट्रांग बनाया गया 2020 के बॉर्डर टेंशंस के बाद, उसका मकसद था कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो। बिल्कुल सही बात है। फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट लगाया इंडियन मार्केट में आने से पहले, जबकि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको एक फायदा मिल रहा था। सही बात है। तो कंट्री के प्रोड्यूसर्स को फायदा मिल रहा था और बाहर वालों के ऊपर हमने सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट लगा दिया। तो आंसर वॉज बी, बोथ बी एंड सी। अगला, ऑथर की डोंट प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मींस प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं ऑथर। बिल्कुल सही बात है। रिप्रोचफुल, ऑथर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या? नहीं, ऑथर किसी की बुराई नहीं कर रहे।
रिफॉर्म ओरिएंटेड ऑथर चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए, बिल्कुल सही बात है, ऑथर चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी। ए और सी आपके दोनों की दोनों टोन्स। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए आ जाते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चंस ना। यू हैड बेटर, हैड बेटर के साथ ना डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हैड बेटर अगर जब भी लगाओ तो उसके साथ आप हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लगाते हो। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू हैड बेटर कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, बी टू नहीं आएगा। आई कैन नॉट हेल्प बट, बट के साथ भी जब भी कैन नॉट और बट आता है तो उसके साथ भी आप डायरेक्टली क्या लगाते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। तो टू फिर से नहीं आएगा, बट वंडर, बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं ऐसे। बीइंग अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड डे द वर्कर्स, वर्कर्स थोड़ी ना ह्यूमिड डे थे, इट इसका सब्जेक्ट तो है नहीं, तो इट था जो कि बहुत हॉट एंड ह्यूमिड डे था, तो वर्कर्स ने डिसाइड किया कि वो ब्रेक लेंगे। तो इसका सब्जेक्ट इन द डे का सब्जेक्ट कौन है? इट। तो इट बीइंग अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड डे, वर्कर्स ने डिसाइड किया टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन। द प्रोजेक्ट वॉज टू कॉम्प्लेक्स फॉर द जूनियर डेवलपर्स टू कंप्लीट, जूनियर डेवलपर्स कंप्लीट करेंगे ना प्रोजेक्ट को, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स था कि जूनियर डेवलपर्स उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, हमें खेद है इस बात का कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, कोई एरर था ही नहीं। आंसर वॉज ई, नो एरर। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के एरर डिटेक्शन में? चलिए इट्स टाइम फॉर स्किमिंग नाउ। डेंजर फ्रॉम अबव, ऊपर से बहुत खतरा है, नेपाल फ्लड की बात करने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन, तुरंत के तुरंत। अच्छा आज ना रक्षाबंधन है, तो मुझे ना आप लोगों से एक वादा चाहिए। बीइंग योर सिस्टर, तो अपने सारे भाइयों और बहनों से मुझे एक वादा चाहिए आज। क्या वादा चाहिए? कि आज से अगले 3 महीने तक आप जी जान लगा के पढ़ाई करो, जी जान लगा के मेहनत करो। ऐसा एक दिन नहीं जाएगा जिस दिन आप मेहनत ना करो। तो क्या सभी लोग मुझसे ये वादा कर सकते हैं आज? और मुझे ये वादा सबका कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैम आई प्रॉमिस यू, आई विल गिव माई 100%। वादा रहा। यस, पक्का। चलो आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
क्या लिखा हुआ है पैसेज में? डिजास्टर आया नेपाल में वेंसडे को, एक फ्लड ने तबाह कर दिया। थर्सडे को इतने सारे लोग मर चुके थे, इतने सारे इंडियंस मिसिंग हैं। जो इमेजेस आई उससे पता चला कि ग्लेशियर जो था वो कोलैप्स कर गया। इसकी वजह से क्या हुआ, एक रिवर ब्लॉकेज हुआ जिसकी वजह से सारी चीजें हुई। अर्थक्वेक सस्पेक्टेड था लेकिन एविडेंस ने नहीं बताया कि अर्थक्वेक आया। फ्लड वेव तो जा चुकी है लेकिन वार्निंग्स हैं कि अभी और भी फ्लड्स आ सकते हैं। बहुत डैमेज हुआ इन कॉरिडोर्स में, लोगों के घर पूरी तरीके से तबाह हो गए, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया। अथॉरिटीज ने बोला है कि इतने सारे जो ब्रिजेस हैं और इतनी सारी रोड्स डैमेज हो गई हैं। मॉनसून है, नॉर्थ इंडिया जो है, हिमालयन रीजन जो है उसमें बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। तो ये बात इलॉजिकल तो नहीं है कि फ्लड्स जो है आप उनको कारण क्या बता रहे हो कि तूफान आए, तूफान की वजह से क्लाउड्स कोलाइड कर गए और बहुत ही बारिश आ गई शॉर्ट नोटिस पे। लेकिन सैटेलाइट लाइट्स अब इतनी जगह हो गई हैं, वो हमको बता रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो जो ग्लेशियर है वो क्या हुआ होगा, वो टूट गया, वो फट गया, या ग्लेशियर से पानी बहुत तेजी से नीचे आ गया। फिर जो रॉक था उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट भी तबाह हो गया, मलबे की वजह से प्रोजेक्ट तबाह हो गया। ये जो फ्लड आया ये बहुत सालों से बन रहा था। इंडियन हिमालयाज में इतनी सारी लेक्स हैं, इतने सारे ग्लेशियर्स हैं, तो कंडीशन को असेस करने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग से भी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताना थोड़ा सा मुश्किल है। वार्निंग्स भी अगर आती हैं तो रेजिडेंट्स भी पैनिक कर जाते हैं। और फिर कभी कभी उनको लगता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, तो वहीं रहते भी रहते हैं। वार्निंग आने के बाद भी वो घर छोड़ के नहीं जाते हैं। डैम्स जो हैं सबसे ज़्यादा तबाह होते हैं वहाँ पे। सिर्फ रिलीफ और रेस्क्यू के अलावा सरकार को कंस्ट्रक्शन कोड्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए। लोगों को मना करना चाहिए कि ऐसी जगहों पे मत रहो, और इन्वेस्ट करना चाहिए कि ग्लेशियर की हेल्थ को हम ट्रैक करें। ऐसी मॉनिटरिंग से हम डेवलपमेंट, ऐसी मॉनिटरिंग से डेवलपमेंट भी उसके हिसाब से होना चाहिए। ट्रेजेडी जो है ऐसा नहीं होता है कि कोई षड्यंत्र चल रहा था। ट्रेजेडी इसलिए होती है क्योंकि इतने लंबे टाइम से हमने चीज़ों को निगलेक्ट किया था। चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि इतना ज़्यादा फ्लड क्यों आया? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ? नहीं। अर्थक्वेक तो आया ही नहीं था। अचानक से रिजर्वॉयर्स फेल हो गए? नहीं। हुआ क्या था, ग्लेशियर कोलैप्स हुआ था जिसकी वजह से रिवर ब्लॉकेज हुआ, फिर चीजें हुई। तो आंसर वाज डी। पैसेज ने क्यों बताया कि प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ग्लेशियर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिर्फ टूरिज्म इंटायरली वर्ड ने घोटाला कर दिया कि आपको वहां जाना ही पड़ेगा? नहीं। बहुत ज़्यादा सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी करोगे वो बहुत अच्छे से तो नहीं बता पाएगी, और लोग वहां जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे जाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है। ग्लेशियर कोलैप्सेस सिर्फ रेनफॉल में ही होते हैं, एक्सक्लूसिवली वर्ड ने घोटाला कर दिया। आंसर इज सी। एक्सक्लूसिवली आ जाए, एंटायरली आ जाए, कंप्लीटली आ जाए, मियरली आ जाए, ओनली आ जाए, ये सारे के सारे वर्ड्स घोटाले वाले वर्ड्स होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना सीखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। फर्स्ट वर्ड इज प्लॉडेड। प्लॉडेड मीन्स बहुत तारीफ कर रहे हो आप किसी की, एक्लमेशन। प्यूरिटानिकल मतलब वो इंसान जो एकदम जिंदगी के थोड़े से ऐशो आराम से दूर है। ऑस्टियर। टर्मोइल इज उथल पुथल, अपहेवल। स्लिप शॉट ऐसा इंसान जो मतलब बहुत गंदी तरीके से काम कर रहा है, हैफेजर्ड वे में काम कर रहा है। डिवी मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो, लोगों के हिसाब से बांट रहे हो, अपॉर्शन कर रहे हो। प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। एवरी डॉग हैज इट डे, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत मूवीज में भी डायलॉग सुना होगा। मतलब हर किसी का टाइम आता है, अपना टाइम आएगा, तो हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी आती है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब यार उन मैटर्स को डिस्कस मत करो जिससे लड़ाई हो सकती है। नॉट टू डिस्कस मैटर्स दैट कॉज प्रॉब्लम्स इन द पास्ट। डॉग टायर्ड, बहुत थक गया हूँ, एक्सट्रीमली टायर्ड हूँ। गो टू द डॉग्स मतलब बिल्कुल ही खराब हो गया है, बिल्कुल ही फेल हो गया है। फेलियर नहीं, सॉरी, खराब हो गया है। फेलियर वाला भी सही था, बट यहाँ पे एक वर्ड ने घोटाला किया, सडन। अचानक से फेलियर नहीं है, सडन वर्ड नहीं होता तो ये आंसर हो जाता। हाँ, खराब हो गया, तो खराब का तो ये भी वर्ड है, वर्ड्स हो गया, डिटेरियोरेट हो गया है, खराब हो गया है। लीड अ डॉग्स लाइफ मतलब बहुत ही गंदी लाइफ है, बहुत ही खराब जिंदगी है, मिजरेबल लाइफ है। स्कोर्स एवरीवन इन प्रीवियस ईयर इडियम्स, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे।
इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें, है ना। एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है अनुष्का बंसल। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। मैम मेरा एसओ का एग्जाम है कल, बेटा ऑल द बेस्ट। आपको सब कुछ आता है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, अब पेपर अच्छा होगा, इस फीलिंग के साथ जाना, शांत रहना, हो सके तो आज थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेना, आपको बहुत अच्छा कामनेस फील होगी। परफेक्शन 9.0 सभी लोग आए हो फॉलो कर रहे हैं। अब देखो सैटरडे संडे आ जाएगा तो परफेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस हुई हैं, प्लीज उनको सैटरडे संडे को यूज करके देख लेना, क्योंकि मंडे से हम फिर पैराजंबल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने अभी तक जिनकी क्लासेस पेंडिंग चल रही है परफेक्शन 9.0 की, वो आज कल और परसों 3 दिन में परफेक्शन की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस देख लेंगे और मंडे से लाइव आ जाएंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजंबल की क्लास में। आज आपकी परफेक्शन में क्लास होगी बट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लास है आपकी, तो जितने बच्चों का IBPS PO SBI PO का पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लासेस को अटेंड करेंगे। ठीक है, आज राखी का ऑफर चल रहा है, 12 मंथ्स आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1400 में मिल जाएगा, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 1800 रुपये में मिल जाएगा, मतलब 120 रुपये पर मंथ से भी आपको कम का पड़ता है और आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जाती है बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। कोड आपका NB60 लगेगा, आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, तो स्पेशली राखी के लिए आपका ये ऑफर चलाया गया कि आपको 2499 में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी हो जाएगी। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। जिन बच्चों को मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म लेना है वो ऑफिसर लैब ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बुक्स है, जिन बच्चों को बुक्स लेनी है वो बुक्स भी ले सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, कोई डाउट कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। सेशन एंड करते हैं आज का। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। अब हम मिलेंगे परफेक्शन बैच की क्लास में 11 बजे। जितने लोगों ने अभी तक परफेक्शन को ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज ज्वाइन कर लेना और अपने आप से वादा करना कि कुछ भी हो जाए अब मैं किसी भी हालत में अगले 3 महीने तक एडिटोरियल और प्रोफेशन की क्लासेस मिस नहीं करूंगा। ओके, थैंक यू।